मेरी शादी को आज 3 साल हो गए थे, लेकिन इन 3 सालों में हर रात मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी पनपती रही। मेरा नाम प्रिया है और मैं हमेशा सोचती थी कि शादी के बाद जिंदगी किसी फिल्म की तरह खूबसूरत हो जाएगी, जहां प्यार, अपनापन और छोटी छोटी खुशियां होंगी। जब मेरी शादी अरुण से हुई थी, उस वक्त मुझे लगा था कि मुझे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मिला है। अरुण सीधा सादा, शांत स्वभाव का और बेहद जिम्मेदार था। वो उन मर्दों में से था जो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते, हर बात सोच समझ कर कहते। हमारे घर वाले, रिश्तेदार सब कहते थे, प्रिया तू तो बहुत भाग्यशाली है, ऐसा पति हर किसी को नहीं मिलता। मैं भी उस बात को सच मानती थी। शादी के शुरुआती दिन बहुत प्यारे थे। सुबह वो मुझे ऑफिस के लिए तैयार होते देखता, चाय बनाकर देता और जब मैं थोड़ा नर्वस हो जाती तो मुस्कुराकर कहता, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद मैंने देखा कि अरुण हर रात कुछ देर बाद उठ जाता था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लगा शायद बाथरूम गया होगा या कोई काम याद आ गया होगा। लेकिन फिर ये बात रोज की हो गई। जैसे ही मैं नींद में जाने लगती, वो धीरे धीरे करवट लेकर उठता, बिस्तर से उतरता, दरवाज़ा बहुत धीरे से खोलता और बाहर निकल जाता। उसके कदमों की आवाज़ इतनी हल्की होती कि अगर मैं आधी नींद में न होती तो शायद सुन ही न पाती। एक रात मैंने आधी खुली आंखों से देखा, वो सीधा हमारी सासू माँ सविता जी के कमरे की तरफ जा रहा था। सविता जी विधवा थीं। अरुण के पिता की मौत को कई साल हो चुके थे। उन्होंने अरुण को अकेले पाला था, बहुत मुश्किलों से। अरुण हमेशा कहता था, माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं जिंदगी भर उनका कर्ज नहीं चुका सकता। और मैं भी उस बात की कद्र करती थी। लेकिन ये रात की बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने खुद को समझाया, शायद माँ को डर लगता होगा, अकेली हैं इसलिए अरुण जाता है। और उस वक्त मैं उस बात पर यकीन कर भी लेती थी। लेकिन धीरे धीरे वो बात मेरे भीतर चुभने लगी, क्योंकि ये कभी कभी नहीं, हर रात होता था, चाहे ठंडी दिसंबर की रात हो या तेज बारिश का दिन। अरुण हर रात अपने कमरे से उठता और माँ के कमरे में चला जाता। मैं सोचती, क्या वो वहाँ देर तक रहता है? क्या बातें करते होंगे वो दोनों? और अगर माँ को डर लगता है तो दिन में क्यों नहीं कुछ कहती? एक रात मैंने हिम्मत करके पूछा, अरुण तुम हर रात माँ के कमरे में क्यों जाते हो? वो कुछ पल चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। माँ को रात में अकेले रहने में डर लगता है प्रिया। पापा के जाने के बाद उन्हें नींद नहीं आती। बस थोड़ा पास बैठ जाता हूँ ताकि वो सुकून से सो सके। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कुछ पल को पिघल गया। मैंने सोचा, कितना अच्छा बेटा है ये। लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में एक बेचैनी बाकी रही। समय बीतता गया, महीने सालों में बदल गए, लेकिन वो रातें कभी नहीं बदलीं। 3 साल हो चुके थे हमारी शादी को, और अब मुझे लगने लगा था कि मैं इस घर में बस एक दर्शक बनकर रह गई हूँ। दिन में मैं रसोई में रहती, दफ्तर जाती, लौटती और रात को अपने बिस्तर पर अकेली सो जाती। अरुण मेरे पास होता, लेकिन फिर भी नहीं होता। हम एक ही छत के नीचे रहते थे, पर जैसे 2 अलग अलग दुनियाओं के हिस्से बन गए थे। कभी कभी जब मैं अरुण को देखती तो सोचती, क्या उसे मेरी तन्हाई का एहसास नहीं होता? क्या उसे नहीं लगता कि मैं भी उसकी जिंदगी का हिस्सा हूँ? लेकिन वो हमेशा शांत, स्थिर और एक दूरी बनाए रखता था। कभी झगड़ा नहीं करता, कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता, बस चुप रहता। और शायद वही चुप्पी सबसे ज्यादा डरावनी थी। कभी कभी सविता जी भी कुछ कह देती, जो बेटा अपनी माँ से इतना प्यार करता है वो अपनी बीवी के लिए वरदान है। तू नसीब वाली है प्रिया। मैं मुस्कुरा देती थी, लेकिन वो मुस्कान बस होठों तक रहती थी, दिल तक नहीं पहुंचती थी। फिर एक रात आई जब मेरा सब्र टूट गया। रात के 2 बजे होंगे। मैं करवटें बदल रही थी, नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक की आवाज थी, और तभी वही जानी पहचानी आहट, बिस्तर का हल्का हिलना और अरुण का उठना। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। मैंने दिल थाम लिया। इस बार मैंने तय किया कि मैं पीछे पीछे जाऊंगी।
अब मुझे जानना ही था कि वो हर रात माँ के कमरे में करता क्या है। मैंने धीरे से बत्ती बुझाई ताकि वो मुझे न देख सके। अपने पांवों से आवाज आने से बचाते हुए मैं दालान में पहुंची। सविता जी के कमरे की बत्ती जल रही थी, लेकिन दरवाज़ा आधा बंद था। अंदर से रोशनी की एक पतली सी रेखा दरवाजे की दरार से बाहर आ रही थी। मैं उस दरवाजे के करीब गई और सांस रोककर सुनने लगी। अंदर से सविता जी की कांपती हुई आवाज़ आई, क्या तुम सो रहे हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कंबल ओढ़ा दो। और फिर अरुण की धीमी आवाज़ आई, डरो मत माँ, मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब पापा जिंदा थे। उस एक वाक्य ने जैसे मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खींच ली। फिर सन्नाटा, उसके बाद कुछ अजीब आवाज़ें, जैसे बिस्तर पर कोई करवट ले रहा हो, कंबल की सरसराहट और सविता जी की भारी सांसें। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था और दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये क्या हो रहा है? मेरे भीतर डर, घृणा और अविश्वास का तूफान चल रहा था। मुझे लगा मैं किसी ऐसी सच्चाई के सामने खड़ी हूं जिसका अंदाज़ा लगाना भी पाप है। मैं भागकर अपने कमरे में आ गई, बिस्तर पर गिर गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, आंसू अपने आप निकल आए। मैंने तकिया मुंह पर रखकर जोर से रोने की कोशिश की ताकि आवाज़ बाहर न जाए। सुबह तक मैं लगभग जगी ही नहीं, आंखें सूज गई थीं, दिल बिखरा हुआ था। सुबह अरुण ने जैसे हमेशा किया वैसे ही दूध का गिलास लाकर मुझे दिया और बोला, क्या हुआ? तुम बहुत पीली लग रही हो, तबीयत ठीक है? उसकी आवाज़ में वही कोमलता थी, वही शांति, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसकी तरफ देखा, वो वही अरुण था, लेकिन अब मेरे लिए वो अजनबी लग रहा था। उस दिन दफ्तर नहीं गई। पूरे दिन बस यही सोचती रही कि जो मैंने देखा, क्या वो सच था? क्या मैं अपनी ही सोच से डर रही हूँ, या वाकई कुछ गलत है इस घर में? और फिर मैंने तय किया, मैं सच्चाई जानकर ही रहूँगी, चाहे जो हो। मेरी एक करीबी दोस्त थी, रितिका। वो नर्स थी और बहुत समझदार। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने पहले तो कहा, प्रिया, हो सकता है तूने कुछ गलत समझा हो। लेकिन मेरे चेहरे पर आंसू देखकर उसने कहा, ठीक है, मैं आकर देखती हूँ। मैं तेरी सासू माँ की देखभाल का बहाना बना लूँगी। अगले ही दिन वो हमारे घर आई। सविता जी ने भी उसे पसंद किया। बोली, अच्छी लड़की है अरुण, अब मेरी तबीयत पर थोड़ा ध्यान रहेगा। रितिका ने मुस्कुराकर हामी भरी और अगले कुछ दिनों तक वो घर में आती जाती रही। हर रात जब अरुण माँ के कमरे में जाता, मैं रितिका की आंखों में देखती। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव झलकता। तीसरे दिन देर रात उसका फ़ोन आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, प्रिया, जो मैं बताने जा रही हूँ वो सुनकर तुझे खुद पर पछतावा होगा। मेरे हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। रितिका की आवाज़ में एक ऐसी कंपकंपी थी जिसने मेरे भीतर की हर नस को हिला दिया। उसने कहा, प्रिया, तू शांत रहना। जो मैं कहने वाली हूँ उसे सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं बस इतना ही कह पाई, बोल रितिका, क्या देखा तूने? कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, तेरी सास सविता जी, वो मानसिक रूप से बहुत अस्थिर हैं प्रिया। उनके भीतर एक गहरी चोट है जो वो दिखाती नहीं। जब उनके पति की मौत हुई थी, वो उस रात को कभी भूल नहीं पाई। उन्हें लगता है कि उनके पति अब भी उनके पास हैं और हर रात वो उन्हें पुकारती हैं। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने पूछा, तो अरुण, वो क्या करता है वहाँ? रितिका ने कहा, वो बस उन्हें सुलाने जाता है प्रिया। वो हर रात अपनी माँ के डर, उनके भ्रम को शांत करने जाता है। वो उन्हें समझाता है कि वो अकेली नहीं है, कि सब ठीक है। उसने किसी को ये बात नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि लोग माँ को पागल समझेंगे या हंसेंगे। वो बस अपने फ़र्ज को निभा रहा है, एक बेटे का फ़र्ज। मैं कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया था। जो मैं 3 सालों से सोचती रही, जो शक मैं अपने भीतर पाले बैठी थी, वो सब झूठ था। मैं जो अपने ही पति को शक की निगाह से देखती रही, वो दरअसल एक बेटे के रूप में अपनी माँ के जख्मों को ढंक रहा था। मेरे भीतर एक
अजीब सी शर्म की लहर दौड़ गई। मैं दीवार से टिककर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था, पछतावा था। मैंने खुद से कहा, हे भगवान, मैंने उसे कितना गलत समझा। उस रात मैं खिड़की के पास बैठी रही। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर कोई नहीं था, बस कुछ पुराने पेड़ों की परछाइयां झूल रही थीं। मन में एक के बाद एक यादें उमड़ने लगीं। वो रातें जब अरुण चुपचाप उठकर चला जाता था, वो सुबहें जब वो मुझे प्यार से देखता था और मैं उसके भीतर झांकने की बजाय उसे संदेह की नज़र से देखती थी। मैंने खुद से पूछा, अगर मैं उसकी जगह होती तो क्या करती? शायद वही जो उसने किया, अपने किसी अपने को बचाने की कोशिश। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई। मैंने निश्चय किया कि अब मैं कुछ बदलूंगी। रात के लगभग 2 बजे फिर वही आहट सुनाई दी, बिस्तर का हल्का हिलना, दरवाज़ा खुलना। लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग किया। मैं उठी और धीरे से उसके पीछे चली। अरुण सविता जी के कमरे के पास पहुंचा ही था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पल ऐसा था जैसे किसी ने अचानक किसी कहानी का रुख बदल दिया हो। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। आंखों में हैरानी थी, चेहरे पर उलझन। मैंने बहुत धीमे से कहा, मुझे अपने साथ चलने दो अरुण। माँ को अब अकेला मत छोड़ो, लेकिन मुझे भी अब अकेला मत छोड़ो। वो कुछ पल तक मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में जैसे बरसों का दर्द उमड़ आया। वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे झुककर मेरे माथे को छू लिया। फिर दोनों माँ के कमरे में गए। सविता जी बिस्तर पर बैठी थीं, कांप रही थीं। उन्होंने हमें देखा और कहा, अरुण, तुम आ गए? आज बहुत ठंड है। अरुण उनके पास बैठ गया, उनके कंधे पर हाथ रखा। मैंने आगे बढ़कर उनके पैर दबाने शुरू किए। उन्होंने मुझे देखा, कुछ पल तक कुछ नहीं कहा। फिर मेरी आंखों में आंसू देखकर बोली, तू क्यों रो रही है बेटी? मैं कुछ नहीं कह पाई, बस उनका हाथ पकड़कर बोली, अब आपको कोई डर नहीं लगेगा माँ, अब हम दोनों हैं आपके साथ। उस रात घर में एक अजीब सुकून था। कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, बस एक हल्की सी हवा और 3 दिलों की चुप समझदारी। अरुण पहली बार बिना बोले मेरे पास बैठा रहा। हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस चुप्पी में सब कुछ कह दिया। दिन गुजरने लगे। अब हर रात जब सविता जी डरती तो मैं और अरुण दोनों उनके पास होते। मैं उनके बाल सहलाती, अरुण उन्हें कंबल ओढ़ाता। वो पुराने ज़माने की बातें करती, कैसे उनके पति एक गायक थे, कैसे वो रात में गाना गाते थे और उनके बालों में तेल लगाते थे। मैं ध्यान से सुनती, कभी मुस्कुराती, कभी आंसू पोंछती। धीरे धीरे सविता जी की तबीयत में सुधार आने लगा। उनकी आंखों में अब डर नहीं, एक शांति दिखने लगी। एक दिन दोपहर को वो मेरे पास आईं, मेरे हाथ में हलवा का कटोरा रखा और बोली, तूने मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी भर दी प्रिया, अब रातों से डर नहीं लगता। मैं मुस्कुराई, लेकिन गले में कुछ अटक गया। बस इतना ही कह पाई, माँ, डर तो अब हमें भी नहीं लगता। शामें अब पहले जैसी नहीं रहीं। अरुण अब पहले से ज्यादा बोलता था, मुस्कुराता था। हम तीनों साथ में चाय पीते, बातें करते, पुरानी यादों पर हंसते। कभी कभी वो अपनी माँ की पुरानी अलमारी से अरुण के बचपन की चीज़ें निकालती, टूटी पेंसिल, पुरानी तस्वीरें, एक रुई से भरा टेडी बियर। वो कहती, देख प्रिया, ये मेरा अरुण कितना छोटा था तब, कैसे कह सकता है कोई कि अब ये बड़ा हो गया? और मैं हंसकर कहती, माँ, कुछ रिश्ते कभी बड़े नहीं होते, बस गहरे होते जाते हैं। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें पर्दों से झांक रही थीं, सविता जी ने मुझे बुलाया। उनकी आवाज़ बहुत कोमल थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से कहा, शुक्रिया बेटी, अब मुझे अंधेरी रातों से डर नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं उनके हाथों को अपने माथे से लगाकर बोली, आप कभी अकेली नहीं थी माँ, बस हम देर से समझ पाए। उस दिन के बाद जैसे घर बदल गया। वो छोटा सा दिल्ली का घर अब किसी मंदिर जैसा लगता था, जहाँ दीवारों में तकरार की गूंज नहीं, सुकून की आवाज़ थी। अब रातें उजली थीं, क्योंकि अब वहाँ अंधेरे से डरने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिन्होंने प्यार से अंधेरे को सुलाना सीख लिया था। कभी कभी मैं खिड़की के पास बैठती, आसमान में तारों को देखती और सोचती, अगर मैंने उस रात
अरुण का पीछा न किया होता तो शायद मैं हमेशा के लिए उस गलत फहमी में जीती रहती। जिंदगी में कितनी बार हम सिर्फ वही देखते हैं जो सतह पर होता है और उस गहराई तक जाने की कोशिश ही नहीं करते जहां सच्चाई छिपी होती है। अरुण अब जब भी माँ के कमरे में जाता है मैं मुस्कुरा कर देखती हूँ। वो अब कोई डर नहीं बल्कि एक सुकून होता है, जैसे कोई अपने बचपन की याद में जा रहा हो, अपने डर को प्यार में बदल रहा हो। कभी कभी वो मेरे पास आता है, धीरे से कहता है, धन्यवाद प्रिया, अगर तू न होती तो शायद मैं खुद को खो देता। मैं बस मुस्कुरा देती हूँ और कहती हूँ, प्यार तो वहीं होता है अरुण जहाँ कोई किसी का दर्द बिना कहे समझ ले। और आज जब शादी को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मैं जब अपने जीवन को देखती हूँ तो लगता है हम तीनों ने मिलकर एक अंधेरी रात को रोशनी में बदल दिया है। अब वो घर हर रात जगमगाता है, न कि इसलिए कि लोग अंधेरे से डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हमने अंधेरे को भी प्यार से थामना सीख लिया है। कभी कभी खिड़की से आती हवा सविता जी के कमरे के पर्दे को हिलाती है और मुझे लगता है जैसे वो खुद कह रही हों, प्यार कभी गलत नहीं होता, बस समझने में वक्त लगता है। मैं मुस्कुरा देती हूँ, आंसू अपने आप बह निकलते हैं, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के हैं। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बड़ी सीख वहीं देती है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, और फिर पता चलता है वहीं से तो असली शुरुआत होती है।